एसपी और बीएसपी के गठबंधन के बाद अब आज राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी अखिलेश यादव से मुलाकात कर रहे हैं। अखिलेश और जयंत की ये दूसरी मुलाकात है। मायावती और अखिलेश ऐलान कर चुके हैं कि वो यूपी में 38 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 2 सीट कांग्रेस के लिए छोड़ दी है और 2 ही सीट अब बची है। इन्हीं 2 सीटों से जयंत का रास्ता खुलता है। दरअसल आरएलडी गठबंधन का हिस्सा बनना चाहती है। अजय सिंह को मायावती केवल 2 सीट देना चाहती हैं, जबकि जयंत चौधरी आरएलडी के लिए 5 सीट चाहते हैं। खबरों के मुताबिक जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव से कहा है कि अगर उनको कम से कम 4 सीट नहीं मिली तो इलेक्शन कमीशन में उनकी पार्टी की मान्यता को खतरा हो सकता है। इसीलिए अब बीच का फॉर्मूला निकाला गया है। इस फॉर्मूला के मुताबिक बागपत, मुजफ्फरनगर और मथुरा आरएलडी को मिलेगी। आरएलडी को 1 सीट समाजवादी पार्टी अपने कोटे से देगी। इस सीट पर उम्मीदवार समाजवादी पार्टी का ही होगा। बुलंदशहर, हाथरस या अमरोहा में से कोई 1 सीट पर आरएलडी के चुनाव चिन्ह पर एसपी उम्मीदवार लड़ेगा। उधर ये भी कहा जा रहा है कि आरएलडी कांग्रेस से भी बातचीत कर रही है और कांग्रेस के कई नेता कह चुके हैं कि आरएलडी उसके साथ आ रही है गठबंधन में। तो समाजवादी पार्टी और बीएसपी भी नहीं चाहती है कि आरएलडी उसका गठबंधन छोड़ के जाए। तो कुछ फॉर्मूला निकालने की कोशिश हो रही है और आरएलडी के लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। उनका कहना है कि जयंत चौधरी और अखिलेश यादव में रिश्ते बहुत अच्छे हैं, केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, तो ये गठबंधन हो जाएगा। आपसी सीटें अभी भले ही तय न हुई हों, लेकिन आरएलडी के नेता दावा कर रहे हैं कि मोदी को हराने के लिए वो किसी भी कीमत पर गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। सीबीआई की स्पेशल यूनिट की तरफ से बिना किसी परमिशन के एनएसए और अपनी ही एजेंसी के आला अफसरों के फोन टैप किए जाने के मामले में जांच के लिए एसआईटी बनाए जाने की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार से जवाब तलब किया। हाईकोर्ट ने एक पिटीशन पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एडवोकेट सार्थक चतुर्वेदी की उस पिटीशन पर सुनवाई की, जिसमें उन्होंने कहा कि सीबीआई में बैठे कुछ लोगों ने अपनी ताकत का गलत तरीके से इस्तेमाल किया, अपने सीक्रेट मोटिव के लिए बिना जरूरी परमिशन लिए फोन टैप किए। पिटीशन में यह भी दावा किया गया कि सीबीआई की फोन टैपिंग और टेक्निकल सर्विलांस हैंडल करने वाली स्पेशल यूनिट को एनएसए अजीत डोभाल और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना के बीच हुई बातचीत की जानकारी थी। इनके फोन भी टैप किए गए थे। कोर्ट को बताया गया कि 17 अक्टूबर को सीबीआई के तत्कालीन डायरेक्टर आलोक वर्मा ने अजीत डोभाल को बताया था कि राकेश अस्थाना का नाम एफआईआर में मौजूद है, और उसी रात स्पेशल यूनिट की तरफ से सीबीआई के डीआईजी मनीष सिन्हा को बताया गया कि एनएसए ने राकेश अस्थाना से बात की है और एफआईआर के बारे में बताया है। अगर इस तरह से वो सर्वेलेंस कॉल कर रहे हैं सबके, सामंत गोयल के और इस अपना नासा के, एनएसए के चीफ एडवाइजर के, तो क्या उनके पास ये राइट था, अधिकार था? क्या उन्होंने परमिशन ली थी? जो परमिशन होम सेक्रेटरी, लॉ सेक्रेटरी या रिव्यू कमेटी जिसके अंदर है, कैबिनेट सेक्रेटरी से परमिशन ली जाती है विद इन 7 days ऑफ दे आर टेकिंग ऑल दिस एक्शन। पिटीशन में यह भी दावा किया गया कि सीबीआई की इस यूनिट के जरिए स्पेशल सेक्रेटरी, रॉ के सीनियर अफसर और लॉ सेक्रेटरी के कॉल्स भी टैप किए जा रहे थे। इन्हें भी सर्विलांस पर रखा गया था। हाईकोर्ट में पिटिशनर की तरफ से कहा गया कि इस मामले का खुलासा खुद सीबीआई के डीआईजी मनीष सिन्हा से हुआ था, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपने ट्रांसफर के खिलाफ अर्जी दाखिल की थी। दिल्ली हाईकोर्ट के वकील ने कहा कि यह बहुत गंभीर मामला है, देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है, इसलिए इसकी सच्चाई का पता लगाना जरूरी है। इसकी जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जाए। हालांकि चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन और जस्टिस वीके राव की बेंच ने फिलहाल एसआईटी जांच को मंजूरी तो नहीं दी, लेकिन इस मामले में सीबीआई और गृह मंत्रालय को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। केक की ऐसी लूट मची थी मानो केक ना हो, समुद्र मंथन से निकला अमृत हो। हर कोई बस इसे चखने के लिए बेताब था और इसे पाने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। मौका था मायावती के जन्मदिन का और इस मौके पर शहर शहर केक की ऐसी लूट मची कि पूछिए मत। हर शहर की तस्वीर एक जैसी। समर्थक केक पर टूट रहे थे, केक लूट रहे थे। कहीं केक जमीन पर बिखर गया तो कहीं लोग केक से लथपथ हो गए। हापुड़, बिजनौर, बुलंदशहर से गोंडा तक केक के लिए मारामारी मची थी। खास बात यह कि बीएसपी नेताओं ने मायावती का 63वां जन्मदिन धूमधाम से मनाने की जबरदस्त तैयारी की थी, लेकिन इस बात का अंदाजा नहीं था कि नौबत यहां तक आएगी। बोट हादसे की तस्वीर महाराष्ट्र के नंदुरबार की है, जहां श्रद्धालुओं से भरी बोट हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में 6 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं।
जबकि 39 लोगों को बचा लिया गया। इनमें से कुछ लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। डूबने वालों में 5 से 12 साल के 4 बच्चे भी शामिल हैं। बोट में करीब 60 लोग सवार थे। बाकी बचे लोगों की तलाश अभी जारी है। नाव में सवार ज्यादातर श्रद्धालु थे और मकर संक्रांति के मौके पर नर्मदा नदी में स्नान के लिए गए थे, लेकिन ये नाव नर्मदा नदी में पलट गई। नर्मदा के धारगांव भुशिया पॉइंट पर यह हादसा हुआ। हादसे के बाद घाट पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। मौके पर पहुंचे बचाव दल ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। बचाव दल के मुताबिक नाव में क्षमता से ज्यादा लोग सवार थे, इसी वजह से नाव हादसे का शिकार हुई। हादसे में जान गंवाने वाले लोग आसपास के गाँव के ही बताए जा रहे हैं। बोट में सवार कई लोग अब भी लापता हैं, जिससे मरने वालों की संख्या बढ़ने का अंदेशा जताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर और राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा के पास गोलाबारी कर पाकिस्तान ने मंगलवार को एक बार फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। कठुआ जिले में गोलीबारी में सीमा सुरक्षा बल का एक कर्मी घायल हो गया। बीएसएफ के मुताबिक कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मंगलवार को पाकिस्तानी सैनिकों ने गोलाबारी की। पाकिस्तानी सैनिकों ने सुंदबानी सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर भी गोलीबारी की और गोले दागे। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी सैनिकों ने सुबह करीब 10 बजे बिना किसी उकसावे के सुंदरबनी सेक्टर में भारी हथियारों से गोलाबारी और संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। पाकिस्तान के इस धोखे का भारतीय सैनिकों ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान रात में भी एलओसी के कई इलाकों में रुक रुक कर फायरिंग करता रहा। पाकिस्तान ने पिछले 15 साल में सबसे ज्यादा 2936 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन 2018 में ही किया था।